सोचो, एक ऐसा आदमी जिसके पास ना कोई पॉलिटिकल पावर थी, ना कोई बिलियनर फैमिली बैकग्राउंड, लेकिन फिर भी उसने इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को अंदर से हिला दिया, स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट किया, बैंक्स का पैसा यूज किया और कुछ ही सालों में करोड़ों से हजारों करोड़ों तक पहुंच गया। ये कहानी हर्षद मेहता की, एक ऐसा नाम जो 1990s में सक्सेस का सिंबल बना और फिर इंडिया के सबसे बड़े स्कैम्स में से एक का फेस बना। लेकिन यह सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, यह है सिस्टम, लूप होल्स और ट्रस्ट की कहानी। हर्षद मेहता का जन्म 1954 में गुजरात के एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। कोई फाइनेंशियल या स्टॉक मार्केट बैकग्राउंड नहीं था। बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गई। मुंबई में सर्वाइवल इजी नहीं होता, यहाँ सपने बड़े होते हैं लेकिन स्ट्रगल भी उतना ही बड़ा होता है। हर्षद ने छोटी छोटी जॉब्स की, सेल्समैन, क्लर्क, कंपनी में काम किया। ये सब काम उनके लिए सिर्फ सर्वाइवल थे, लेकिन उनकी सोच कुछ और थी। एक दिन उन्होंने बम्बई स्टॉक एक्सचेंज एनवायरनमेंट देखा। लोग चिल्ला रहे थे, डील्स हो रही थी और पैसा एक जगह से दूसरी जगह तेजी से मूव कर रहा था। उस मोमेंट ने उनकी सोच बदल दी। उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस गेम को समझेंगे और जीतेंगे। 1980s का इंडिया का स्टॉक मार्केट आज के डिजिटल मार्केट से बिल्कुल अलग था। कोई ऑनलाइन ट्रेडिंग नहीं, कोई रियल टाइम डाटा नहीं, सब कुछ मैनुअल, पेपर स्लिप्स, फोन कॉल्स और पर्सनल ट्रस्ट पर डिपेंडेंट। रेगुलेशन वीक थी और ट्रांसपेरेंसी ऑलमोस्ट जीरो। अगर कोई बोल देता कि उसके पास सिक्योरिटीज है तो अक्सर बिना वेरीफाई किए लोग मान लेते थे। ये ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम एक तरफ स्मूथ फंक्शनिंग देता था, लेकिन दूसरी तरफ एक्सप्लॉयटेशन का दरवाजा भी खोलता था। हर्षद मेहता ने इसी वीकनेस को समझा। उसने देखा कि सिस्टम में लूप होल्स है और जहां जहां लूप होल्स होते हैं वहां अपॉर्चुनिटीज होती है। हर्षद ने ब्रोकर के रूप में अपना कैरियर स्टार्ट किया। धीरे धीरे उन्होंने क्लाइंट्स बनाना और मार्केट का पैटर्न समझा, लेकिन उनकी अप्रोच अलग थी। वो कंजर्वेटिव नहीं थे, वो रिस्क लेते थे और बोल्ड डिसीजंस करते थे। उन्होंने एक स्ट्रेटजी यूज की, सिलेक्टिव स्टॉक्स को एग्रेसिवली खरीदना और उनकी डिमांड क्रिएट करना। जैसे ही डिमांड बढ़ती थी, प्राइस ऊपर जाता और लोग अट्रैक्ट होते। सबसे फेमस एग्जांपल एसीसी का शेयर था, 2000 से बढ़कर 9000 तक पहुंच गया। ये एक नेचुरल ग्रोथ नहीं थी, ये एक आर्टिफिशियली ड्रिवन रैली थी। लेकिन उस वक्त लोगों को सिर्फ प्रॉफिट दिख रहा था, सिस्टम के अंदर क्या चल रहा है वो नहीं। मीडिया ने हर्षद मेहता को बिग बिग नाम दिया। वो एक सेलिब्रिटी बन गए। उनकी लाइफस्टाइल हेडलाइन बन गई, लग्जरी लेक्सस कार, सी फेसिंग अपार्टमेंट, हाई प्रोफाइल लाइफ। लोग उनको आइडलाइज करने लगे। मार्केट में एक परसेप्शन बन गया कि हर्षद जो करेंगे वो सही होगा। ये ब्लाइंड ट्रस्ट डेंजरस था। जब लोग बिना समझे किसी को फॉलो करते हैं तो वो अपने आप को रिस्क में डालते हैं। हर्षद की पॉपुलैरिटी ने उनकी पावर और बढ़ा दी। सबसे बड़ा सवाल, हर्षद के पास इतना पैसा आया कहां से? जवाब है बैंकिंग सिस्टम। उस वक्त बैंक एक दूसरे के साथ रेडी फॉरवर्ड डील्स करते थे। ये एक शॉर्ट टर्म लोन होता था जहां गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट पैसा एक्सचेंज होता था। सिस्टम थ्योरेटिकली सेफ था लेकिन प्रैक्टिकली वीक था। वेरिफिकेशन स्ट्रांग नहीं थी, डॉक्यूमेंटेशन पेपर बेस्ड था। यही लोबोल हर्षद ने यूज किया। बैंक रिसेप्ट BRS एक डॉक्यूमेंट होता है जो कंफर्म करता है कि सिक्योरिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि फेक BRS बन सकते थे। हर्षद मेहता ने कुछ बैंक्स के साथ मिलकर फेक BRS बनाई। उन फेक डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर बैंक से पैसा लिया गया, फिर वह पैसा स्टॉक मार्केट में डाल दिया गया। यानी बैंक्स का पैसा इनडायरेक्टली मार्केट को पंप करने के लिए यूज हो रहा था। यह एक सर्कुलर सिस्टम बन गया जहां पैसा सिस्टम के अंदर ही घूम रहा था, लेकिन आर्टिफिशियली प्राइसेस को इन्फ्लेट कर रहा था। हर्षद के पास जब लार्ज फंड्स आए तो उन्होंने टारगेट स्टॉक्स में हेवी बाइंग शुरू की। डिमांड आर्टिफिशियली क्रिएट हुई, प्राइसेस शूट अप हुए। पब्लिक ने देखा कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो उन्होंने भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। ये हर्ड मेंटालिटी थी। जब लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं तो बबल क्रिएट होता है। एग्जैक्टली वही हो रहा था। मार्केट रियल ग्रोथ पर नहीं, आर्टिफिशियल डिमांड पर चल रहा था। स्टॉक मार्केट सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं होता, ये साइकोलॉजी गेम होता है। जब लोग देखते हैं कि दूसरे प्रॉफिट कमा रहे हैं तो उन्हें भी लगता है कि वो मिस कर रहे हैं। इसे कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हर्षद मेहता के केस में ये क्लियरली दिखा कि लोग बिना रिसर्च के इन्वेस्ट कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये अपॉर्चुनिटी है, लेकिन असल में ये एक ट्रैप था। ये स्कैम सिर्फ हर्षद की वजह से नहीं हुआ, सिस्टम भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल था। बैंक्स ने प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं की, रेगुलेटर स्लो थे, मॉनिटरिंग वीक थी, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। जब सिस्टम वीक होता है तो मिसयूज का चांस बढ़ जाता है।
यहाँ भी वही हुआ, हर्षद ने इस सिस्टम का मिसयूज किया लेकिन सिस्टम ने उसे अलो भी किया। 1992 में एक जर्नलिस्ट ने पूरा स्कैम एक्सपोज कर दिया। सुचिता ने इन्वेस्टिगेशन करके रिवील किया कि बैंक का पैसा मिसयूज हो रहा है। यानी वो जैसे ही पब्लिक हुई पूरा सिस्टम हिल गया। तो पता चला कि मार्केट आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड है। एक्सपोजर के बाद पैनिक क्रिएट हो गया, इन्वेस्टर्स ने सेलिंग शुरू कर दी, प्राइसेस क्रैश हो गए, मार्केट गिर गया, हजारों लोगों का सपना डूब गया। जो कल तक करोड़पति बनने का सपना देख रहे थे वो आज लॉस में थे। ये एक इकोनॉमिक शॉक था। एस्टिमेटेड स्कैम 4000 करोड़ से ज्यादा था। आज के हिसाब से ये लाखों करोड़ के बराबर होता है। ये इंडिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा फाइनेंशियल स्कैम था उस वक्त। इसने पूरी फाइनेंशियल सिस्टम को, क्रेडिबिलिटी को डैमेज किया। हर्षद मेहता ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए कहा कि उन्होंने सिर्फ सिस्टम के लूप होल्स यूज किया। उनका कहना था कि उन्होंने कुछ इलीगल नहीं किया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ने प्रूव किया कि फेक डॉक्यूमेंट्स और मैनिपुलेशन इन्वॉल्व थे। ये क्लियरली फ्रॉड था। हर्षद मेहता को अरेस्ट किया गया, उन पर मल्टीपल केसेस लगे। लीगल सिस्टम स्लो था, केसेस सालों तक चलते रहे। 2001 में जेल में उनकी डेथ हो गई। कई केसेस इनकम्प्लीट रह गए, लेकिन उनका नाम हिस्ट्री में फिक्स हो गया। इस स्कैम के बाद इंडिया ने अपने फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रांग बनाया। एससीबीआई को ज्यादा पावर दी गई, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग इंट्रोड्यूस हुई, रूल स्ट्रिक्ट हुए, ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव हुई। ये सब रिफॉर्म इसलिए आए क्योंकि सिस्टम ने अपनी वीकनेस को समझा। हर्षद मेहता के स्कैम के बाद सबसे बड़ा सवाल यह था कि ये सब कैसे इतने टाइम से चल रहा। जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो धीरे धीरे सिस्टम के अंदर की सच्चाई बाहर आने लगी। इन्वेस्टिगेटर्स ने देखा कि यह सब सिर्फ एक इंडिविजुअल का काम नहीं था, बल्कि एक पूरा नेटवर्क था जहां कुछ बैंक्स, ब्रोकर्स और ऑफिशियल इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। सबसे शॉकिंग चीज ये थी कि फेक बैंक्स रिसिप्ट सिर्फ एक दो जगह से नहीं बल्कि मल्टीपल इंस्टीट्यूशन के थ्रू सर्कुलेट हो रही थी। आज स्टॉक मार्केट डिजिटल है, ट्रांजेक्शन ट्रांसपेरेंट है और रेगुलेटर्स जैसे एससीबीआई एक्टिवली मॉनिटरिंग करते हैं। फेक डॉक्यूमेंट्स बनाना अब उतना ईजी नहीं है और बैंकिंग सिस्टम भी काफी सिक्योर हो चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रिस्क अब खत्म हो गया है। आज भी मार्केट में मैनिपुलेशन होता है, लेकिन तरीके चेंज हो गए हैं। पहले फेक बीआरएस यूज होते थे, आज इनसाइड ट्रेडिंग, पंप एंड डंप स्कीम्स और मिस इन्फॉर्मेशन का यूज होता है। ये कहानी सिर्फ एक स्कैम नहीं है, ये एक लेसन है। लालच सबसे बड़ा रिस्क है। सिस्टम स्ट्रांग होना जरूरी है। ब्लाइंड ट्रस्ट डेंजरस होता है। फास्ट मनी हमेशा सेफ नहीं होता। इन्वेस्टर्स को हमेशा रिसर्च करनी चाहिए। हर्षद मेहता विलन था या सिस्टम का प्रोडक्ट? सच ये है दोनों। एक आदमी ने सिस्टम का मिसयूज किया और सिस्टम ने उसे अलो किया। ये कॉम्बिनेशन ही स्कैम का रीजन बना। मार्केट कभी गलत नहीं होता, लोग गलती करते हैं जब लोग लालच को कंट्रोल नहीं कर पाते।